डियर इग्नू एग्जाम। आज हम पढ़ेंगे BSc 144 पार्ट 4 जीवन परिवर्तन अधिगम के लिए ICT। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे। जीवन परिवर्तन अधिगम का अर्थ की व्याख्या, जीवन परिवर्तन अधिगम की आवश्यकता का वर्णन, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के लिए ICT के उपयोग पर चर्चा, सतत विकास में ICT की भूमिका पर चर्चा और स्वयं शिक्षा के लिए ICT का उपयोग। जीवन पैटर्न अधिगम का अर्थ: हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति की शिक्षा उसके जन्म के बाद शुरू होती है। शुरुआती दिन के दौरान बच्चे घुटने के बल रेंगना, चलना, बोलना इत्यादि सीखते हैं। हालांकि एक व्यक्ति की औपचारिक शिक्षा तब शुरू होती है जब वह स्कूल में उपस्थित होता है। औपचारिक विद्यालय के दिन प्राथमिक शिक्षा के साथ शुरू होती है, जिसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा होती है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा शुरू होती है। उच्च शिक्षा के बाद एक व्यक्ति किसी भी नौकरी को करने के लिए तैयार होता है और अपनी आजीविका के लिए कमाना शुरू कर देता है। अब हम स्वयं से एक सवाल करते हैं, क्या उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद एक व्यक्ति की शिक्षा बंद हो जाती है? इसका उत्तर नहीं। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कई चीज सीखता है। इसमें नए व्यवहार, विशेष ज्ञान, व्यावसायिक कौशल आदि शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति एक टीम का नेतृत्व करने, बैठने का आयोजन, पारस्परिक संचार आदि करने के लिए कौशल विकसित कर सकता है। एक शिक्षा संस्थान में कार्य करता कोई भी व्यक्ति अपने विषय से संबंधित नई जानकारी इत्यादि सीख सकता है। इस तरह भले ही कोई व्यक्ति किसी संगठन में कार्य करता हो, वह अपने विशेष की जानकारी और पेशेवर कौशल आदि के आघातन के लिए पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकता है। यथा हम कह सकते हैं कि लोगों को अपने पूरे जीवन में सीखने के अवसर प्राप्त हैं। यह जीवन परिवर्तन अधिगम के माध्यम के अवधारणाओं का निर्माण करता है, जो पूरे जीवन काल में सीखना है, यानी जन्म से मृत्यु तक सीखना है। आइए हम जीवन परिवर्तन अधिगम के अर्थ को समझने के लिए दो मामलों पर चर्चा करें। स्थिति 1, स्थिति 2। रमा ने अंग्रेजी में डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने शिक्षा में डिग्री के लिए प्रवेश लिया। शिक्षा में डिग्री प्राप्त करने के बाद उसने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वह अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए भी इच्छुक थी। इस इरादे से उसने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा प्रस्तुत अंग्रेजी में स्नातकोत्तर में प्रवेश लिया। इस प्रकार उसने अपनी नौकरी के साथ साथ स्नातकोत्तर की डिग्री का लक्ष्य भी पूरा किया। अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने के बाद भी उनकी योजना शिक्षा जारी रखने की है। क्रिस अर्थशास्त्र में स्थान तक पूरा होने के बाद एक संगठन में कार्यरत है। उस संगठन में उसको कंप्यूटर की सहायता से अपना काम करना पड़ता है। हालांकि वह कंप्यूटर का उपयोग करने में कुशल नहीं है। उसे लगता है कि कंप्यूटर से संबंधित पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने के बाद उसका काम आसान हो जाएगा और इससे उसे अपने संगठन को अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिल सकती है। इसलिए उन्होंने एक संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए कंप्यूटर पाठ्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया। पाठ्यक्रम की अवधि 6 महीने है और शाम को कक्षा आयोजन की जाती है। इसलिए क्रिस ने अपनी नौकरी के समय के बाद क्लास में भाग लिया और पाठ्यक्रम पूरा किया। कंप्यूटर पाठ्यक्रम ने क्रिस को अपने ज्ञान को उद्घाटन करने और कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए
कौशल विकसित करने में सहायता की और करने की वह और सीखने और खुद को अद्यतन करने के लिए प्रेरित किया। उपयुक्त दो स्थिति में जीवन पैटर्न अधिगम में संलग्न होने की को दर्शाता है, क्योंकि रमा और के दोनों एक संगठन में कार्य करता थे, हालांकि वे विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का इरादा भी रखते हैं। इसलिए इन दोनों ने एक कोर्स में दाखिला लिया जो उन्हें अपने ज्ञान और कौशल में सुधार करने में मदद करने करेगा। साथ ही आपको यह भी समझना चाहिए कि दोनों ने कोर्स करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं लिया था। किसी की ज्ञान और कौशल का बढ़ने और सीखने की अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए इन दिनों बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए गृहिणी, ड्रॉप आउट छात्र, छात्र जो प्रवेश में वंचित रह गए हैं, कर्मचारी आदि को अपने ज्ञान को अद्यतन करने और व्यावसायिक और व्यक्तिगत कौशल को बढ़ाने के लिए सीखने में संलग्न होने के लिए ऐसे अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। और करने के लिए अधिगम शिक्षक को अब आवश्यकता काम के प्रकारों के लिए शिक्षार्थियों को लेस करने और भविष्य में नवाचार साहित्य और भविष्य के कार्य वर्तमान वातावरण में सीखने के अनुकूल में सक्षम बनाए चाहिए। एक साथ रहना और दूसरों के साथ सीखना शिक्षा को शिक्षार्थियों के कौशल विकसित करने और संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने, अन्य लोगों और उनकी संस्कृति की खोज करने, समुदाय क्षमता को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत योजना और सक्षम आर्थिक लचीलापन और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों को अपनाने में सक्षम करना चाहिए। और औपचारिक अधिगम में वह अधिगम शामिल है जो किसी संस्थान अथवा संगठित संध्या औपचारिक शिक्षा इन कंपनी शिक्षण के अर्थ होती है तथा जिसके अधिगम के रूप में डिजाइन किया जाता है। यह औपचारिक मान्य डिप्लोमा सर्टिफिकेट में परिणत होता है। औपचारिक अधिगम आमतौर पर किसी विद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थाओं के परिसर में होती है। इसलिए किसी विद्यालय तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में एक निश्चित अवधि के लिए कक्षाओं में उपस्थित के द्वारा प्राप्त अधिगम को औपचारिक अधिगम माना जाता है। औपचारिक अधिगम डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट प्राप्त करने में परिणाम होता है। गैर औपचारिक अधिगम में वह अधिगम शामिल है जो उन नियोजित गतिविधियों में अंतर्निहित है जिन्हें स्पष्ट रूप से अधिगम के रूप में डिजाइन नहीं किया जा गया है, परंतु जिनमें एक महत्वपूर्ण अधिगम तत्व शामिल है, जैसे कि किसी कार्यस्थल पर प्राप्त किए गए व्यावसायिक कौशल। गैर औपचारिक अधिगम औपचारिक अधिगम का एक विकल्प है। गैर औपचारिक अधिगम उस अधिगम को निर्दिष्ट करता है जो स्थान, समय और अधिगम के संदर्भ में कठोर विन्यास को अनुपाल नहीं करता है। हालांकि गैर औपचारिक शिक्षा भी डिग्री तथा सर्टिफिकेट प्रदान करने में परिणाम होता है। पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम, दो स्थल शिक्षा कार्यक्रम इत्यादि गैर औपचारिक अधिगम के वर्ग के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक अधिगम को परिवार कार्य या कार्यनिवृत्ति से संबंधित दैनिक जीवन की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हुए अधिगम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें पर्याय अनुभवजन्य अधिगम के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है तथा एक हद तक एक
आकर्षिक्रम अधिगम के रूप में समझा जा सकता है। वह अधिगम जो ना तो औपचारिक हो ना ही गैर औपचारिक अधिगम के वर्ग में के अंतर आता है। अनौपचारिक अधिगम है। अनौपचारिक अधिगम को कक्ष की चार दीवारों के माध्यम सीमित नहीं है। यह किसी निश्चित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, समय सारण, शुल्क इत्यादि का अनुपालन नहीं करता है। अनौपचारिक शिक्षा डिग्री तथा सर्टिफिकेट प्रदान नहीं करती है। मीडिया तथा अन्य संसाधनों के माध्यम से अधिगम, मातृभाषा तथा अन्य भाषाओं को सिखाना, विभिन्न कौशल जैसे कि खाना पकाना, साइकिल चलाना इत्यादि जैसे औपचारिक कक्षाओं में उपस्थित के बिना भी सीखा जाता है, को अनौपचारिक अधिगम माना जाता है। ये पढ़ता ना कुछ। जीवन पर्यटन अधिगम की आवश्यकता। कोई जीवन पर्यटन अधिगम में शामिल रहे। जीवन पर्यटन अधिगम को रणनीतियों के एक समूह के रूप में देखा जाता है, जिन्हें लोगों को उनके जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया जाता है। कुछ वर्ष पहले प्राप्त ज्ञान तथा कौशल किसी भी वर्तमान समय में उसकी उत्तरजीवित में सहना सहायता करने है, जहाँ निरंतर उन्नयन आवश्यकता है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ लोग के पास विभिन्न जानकारी को समझने, व्याख्या तथा संसाधनों करने के कौशल होने चाहिए। इसलिए हम अधिगम के विभिन्न प्रकार को पहचानने तथा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत विकास अपने स्वयं के जीवन को अधिगम करने तथा परिष्कृत करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति को उनकी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जो उन्हें उनके अभिगत ज्ञान तथा व्यक्तिगत कौशल में सुधार करने के लिए सक्षम बनाती हैं। एक व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक इत्यादि गुण को उनके जीवन भर सुधार जा सकता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य अभिज्ञान पर पाठ्यक्रम एक व्यक्ति को इसके विभिन्न प्रतिमानों को के ज्ञान में सुधार में सहायता करेगा। इसी प्रकार जीवन को कौशल ऊपर पाठ्यक्रम एक व्यक्ति को अब उनके सामाजिक कौशल में सुधार में सहायता करना। इस प्रकार जीवन पर्यटन अधिगम एक व्यक्ति के ज्ञान, अभिज्ञता, कौशल तथा व्यक्ति विशेष को के सुधार सकता है। व्यावसायिक विकास। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यावसायिक ज्ञान, कौशल तथा योग्यताओं को विभिन्न कारणों से अद्यतन करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षण संस्थान में काम करने वाले अधिगम को अपने तकनीक कौशल को अद्यतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी नई तकनीक का प्रयोग शिक्षा प्रक्रिया में किया जा सकता है। इस प्रकार अधिगम अध्यापकों को इस प्रति जागरूक होना तथा इनका प्रयोग करने के लिए कौशल को विकसित करने की आवश्यकता है। दिमाग को तेज करना। जैसे हम बड़े होते हैं वैसे निरंतर अधिगम हमारे दिमाग को तेज तथा याददाश्त को सुधार में सहायता करता है। यह ज्ञान तथ्य है कि सामान्य तौर पर अधिगम को प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। अध्ययन ने दर्शाया है कि अधिक शिक्षा प्राप्त लोगों को वृद्धावस्था में मनभ्रंश होने की कम संभावना है। आत्मविश्वास को मजबूत करना, ये सब देख लेने पर पड़ गया। जीवन पर्यटन अधिगम में आईसीटी की भूमिका। हम जानते हैं कि जीवन पर्यटन सीखने व्यक्तिगत या पेशेवर कारणों से ज्ञान की जीवन पर्यटन स्वच्छता और आत्मन प्रति अनुकरण है। इस प्रकार जीवन पर्यटन सीखने से एक व्यक्ति को अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने में मदद मिलती है। अब आइए हम उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें जिनके द्वारा
जीवन परिवर्तन सीखने का अभ्यास किया जा सकता है। अपने पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति की शिक्षा को जीवन परिवर्तन अधिगम के रूप में माना जाता है। इसलिए यह इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी भी अधिगम से संलग्न है जो औपचारिक, अनौपचारिक या गैर औपचारिक है, तो हम उन्हें जीवन पर्यटन शिक्षार्थी मानते हैं। यदि यह औपचारिक शिक्षा है तो व्यक्ति को पुरस्कार, प्रमाण पत्र या डिग्री अर्जित करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति किसी भी स्नातकोत्तर की डिग्री का अनुकरण करने और नियोजित होने के बाद एक व्यक्ति आगे किसी अन्य स्नातकोत्तर कार्य में दाखिला ले सकता है और डिग्री अर्जित कर सकता है। ई पुस्तक, ऑडियो, वीडियो, ये चीज देख लेना एक बार। वेबसाइट शिक्षा विकास ICT। सतत विकास के लिए ICT। अभी तक हमने जीवन परिवर्तन अधिगम तथा व्यावसायिक शिक्षा में ICT के प्रयोग पर चर्चा की है। आइए हम ICT प्रयोग के दूसरे पहलू पर चर्चा करते हैं, सतत विकास को आप क्या अर्थ है। सतत विकास का अवधारणा को बर्टलैंड आयोग रिपोर्ट 1987 द्वारा वह विकास को वर्तमान की आवश्यकता को भविष्य में पीढ़ियों की अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में समझौता किए बिना पूरा करती है के रूप में वर्णित किया गया था। दूसरे शब्द में सतत विकास आने वाली पीढ़ी के भविष्य में के प्रयोग के लिए पर्यटन गुणवत्ता में समझौता किए बिना देश के आर्थिक विकास का दृष्टिकोण है। सतत विकास के चारों आयाम है: समाज, पर्यावरण, सांस्कृतिक तथा अर्थव्यवस्था, जो अभी सभी आपस में जुड़े हुए हैं, पृथक नहीं है। आपने एक संबंधित शब्दावली साधारणीय के बारे में सुना होगा। क्या साधारणीयता तथा सतत विकास के बीच कोई अंतर है? साधारणीयता भविष्य के बारे में विचार के लिए एक परिप्रेक्ष्य है जिसमें पर्यावरण, सामाजिक तथा अर्थशास्त्रीय मिसमास को एक बेहतर गुणवत्ता वाले जीवन के अनुकूल के लिए किया जाता है। यूनेस्को इसलिए संधारणीयता को एक सतत तथा सुरक्षित संसारों को प्राप्त करने की दीर्घकालीन लक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, जबकि सतत विकास एक सतत संसार को प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा रणनीतियों है। इसलिए शिक्षा तथा परीक्षण, अच्छी प्रशासन रणनीतियों, सतत कृषि तथा उत्पादन को सतत विकास रणनीतियों माना जा सकता है। उदाहरण के लिए बिना कीटनाशक तथा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किए फसल, सब्जी, धनिया उगाने भविष्य की पीढ़ी के लिए मिट्टी की सुरक्षा तथा संरक्षण में हमारी सहायता कर सकता है। इस प्रकार यदि हम भविष्य की पीढ़ियों तथा मिट्टी तथा धरती की सुरक्षा के लिए सोचते हैं तो इस सतत विकास के एक रणनीति माना जा सकता है। ये कुछ सतत विकास के लक्षण हैं। बाकी देख लेना प्रश्न उत्तर है। आज की वीडियो ही खत्म।